दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। ये आप समझ सकते हो कि अपने ऊपरी लेवल से लगभग 10 रुपये की काफ़ी बड़ी गिरावट हो चुकी है और इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में हो रही लगातार गिरावट। इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो इस समय क्या है, आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस समय आईआरएफसी से निकल जाना चाहिए। आईआरएफसी रेलवे की बहुत ही मजबूत कंपनी है जो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। इस सरकारी कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी बहुत बढ़िया, करीब 86% की हिस्सेदारी है और आने वाले समय सरकार अपनी हिस्सेदारी को 75% के आसपास लाएगी। यानी आने वाले समय में लगभग 11% की हिस्सेदारी है, इसको सरकार को कम करना होगा। और लोगों को यही चिंता है कि अगर ओएफएस आएगा तो फिर इसकी प्राइस और नीचे आ जाएगी, जबकि सरकार ने क्लियर किया कि वो इसका ओएफएस नहीं लाएंगे बल्कि किसी प्राइवेट प्लेयर को इक्विटी देने की कोशिश करेंगे। तो आने वाले समय पता चलेगा कि क्या ओएफएस आएगा या नहीं, लेकिन कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत है, बिजनेस बहुत अच्छा है। और अगर आप ये पूरा वीडियो अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आईआरएफसी में क्यों आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्या ये वाकई में आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर हो सकता है, क्योंकि इसने ऑलरेडी लोगों को रिटर्न दिया अच्छा, सिर्फ 2-3 महीनों में लोगों के पैसे को डबल भी किया है। तो क्या आने वाले समय फिर से वैसी तेजी बनेगी, क्योंकि सरकार ने इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऐलान किया है जिसका फायदा आने वाले समय में इस स्टॉक को भी होगा, क्योंकि रेलवे को फाइनेंस करने वाली बहुत ही मजबूत कंपनी है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो आप देख सकते हो आईआरएफसी 26.55 पर क्लोजिंग दी है 0.93% की गिरावट के साथ में। अब यहाँ पे जो टेंशन है सबसे बड़ा कि इसने 27 के मजबूत सपोर्ट को भी तोड़ा है, यानी आने वाले समय हो सकता है इसमें गिरावट थोड़ी और हो। वैसे अगर आप देखें तो इस स्टॉक ने लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 19.30 का इसका 52 वीक का लो है, लेकिन जो हाई है वो 37.10 का है, यानी स्टॉक अपने निचले लेवल से डबल हुआ है और ये सिर्फ 2 महीने में हुआ। और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया था जब इसकी प्राइस 21-22 रुपये के आसपास थी। और आप देख सकते हो कि जैसे ये 32 पे चला गया था मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी। काफ़ी लोग कमेंट करके कह रहे थे ये तो लगातार दौड़ रहा है, आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे हैं, लेकिन मेरी बात यहाँ पे सच साबित हुई। भले ये स्टॉक 37 तक गया, लेकिन उसके बाद में आप देख सकते हो स्टॉक बहुत नीचे आया और इसीलिए मैंने आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी कि जो भी शॉर्ट टर्म और मिड टर्म इन्वेस्टर है उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। जो लोग 21-22 के आसपास निवेश कर चुके थे उनको 32 रुपये यानी 10 रुपये का जबरदस्त रिटर्न मिल रहा था, लेकिन काफ़ी लोग लालच में आ गए और उस समय प्रॉफिट बुक नहीं किए। अब आप देख सकते हो कि जो फिर से खरीदारी की सलाह वो 27 के आसपास की है। अब स्टॉक उसी लेवल के आसपास है, लेकिन उसने 27 के सपोर्ट को तोड़ा, इसलिए हो सकता है थोड़ी और गिरावट हो। अभी थोड़ा आपको वेट करना चाहिए खरीदारी के लिए। जैसे स्टॉक सेटल हो तो यहाँ पे एंट्री बिल्कुल की जा सकती है। अभी जो गिरावट है इसके पीछे ये भी वजह कि बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट हो चुकी है। अब बीएसई सेंसेक्स देखें तो ऊपरी लेवल से यानी इसने जो 63,284 यानी लगभग 63,500 का जो हाई बनाया था 1 दिसंबर, उसके बाद में इस समय 57,527 के आसपास है। 6,000 पॉइंट की काफ़ी बड़ी गिरावट हो चुकी है। तो जब बाजार में लगातार गिरावट होगी तो कोई भी शेयर नीचे आएगा और इसी वजह से आईआरएफसी भी आपको इस समय नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही बाजार में तेजी बनेगी ये स्टॉक सबसे पहले दौड़ेगा। यहाँ पे बाजार में दूसरी जो सबसे बड़ी टेंशन की बात है कि एफआई बाजार में बिकवाल बने हुए। आप देख सकते हो कि 23 मार्च को उन्होंने 995 रुपीज़ की बिकवाली की और 24 मार्च को 1720 रुपीज़ की बिकवाली की और इस वजह से भी बाजार में थोड़ी सी सेंटीमेंट बिगड़े। और इसके पीछे वजह है कि यूएस में एक के बाद एक 2-3 बैंकों के डूबने की संभावना बनी हुई है और इस वजह से भी लोगों का डर है कि कहीं फिर से 2008 रिपीट ना हो जाए। जो लेमन ब्रदर्स डूबी थी उसके बाद में पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई थी और इंडिया का स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया था। जो सभी शेयर जो 500 के ऊपर ट्रेड करते थे वो 5-10 रुपये के शेयर बन गए थे और इसीलिए लोगों को डर भी लग रहा है। अब एक अच्छी बात यह है कि हमारे बाजार के क्लोज होने के बाद जब इंटरनेशनल मार्केट क्लोज हुए वो सारे पॉजिटिव हुए। अब डॉ जोन्स की बात करें तो 0.41% की तेजी थी, S&P 500 में 0.56% की तेजी थी, नैस्डैक कंपोजिट की बात करें तो यहाँ पे भी 0.31% की तेजी थी और रजल 2000 इंडेक्स में 0.85% की तेजी थी। तो इससे हम कह सकते हैं कि मंडे को तेजी की शुरुआत हो सकती है, पर क्या वो स्टेबल रहेगी वो देखना होगा। अगर हम आईआरएफसी की बात को, फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है। इसका मार्केट कैप 34,697 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। करंट प्राइस इसकी 26.60 की है, लो 19.30 का, हाई 37.10 का है। स्टॉक का पी 5.34 है, बुक वैल्यू इसकी 33.30 है। 5.27% का कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। आरओसी इसका 5.11% है और आरओई 15.8% है। फेस वैल्यू 10 है। तो ये तो आप देख सकते हो कि कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत है। और जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि इसकी बुक वैल्यू ही 33 की है, इस समय स्टॉक 26 के आसपास है, यानी अभी अपनी बुक वैल्यू से आपको बहुत नीचे मिलता है। बिल्कुल यहाँ पे एंट्री की जा सकती है डरे बिना, क्योंकि ये स्टॉक जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा ये अपनी बुक वैल्यू से ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले 5 साल का इसका CAGR है वो 45.5% के आसपास है और इसका जो डिविडेंड देखें तो वो भी 20.4% के आसपास है, जो काफ़ी अच्छी बात है। इसकी सेहत समझ में आती है कि काफ़ी अच्छी है। अगर हम कंपनी के
टोटल इनकम की बात करें तो लगातार साल दर साल बढ़ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की बात करें तो करीब 11,134 रुपीज़ के आसपास था इनका टोटल इनकम, जो फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करें तो बढ़ के 13,421 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। और फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें बढ़ के 15,771 रुपये तक पहुंच गया। और फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो ये सीधा 20,302 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। यानी लगातार 2018 से आप देख रहे हो कि इनकी इनकम बढ़ रही है, वहाँ पे कहीं पर भी गिरावट दिखाई नहीं देगी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 की बात करें तो 2,255 रुपीज़ के आसपास था, जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 के बीच में बढ़ के 3,192 रुपये तक पहुंच गया। और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के बीच में ये 4,416 रुपये तक पहुंच गया इनका टोटल प्रॉफिट, जो 2021-22 की बात करें तो 6,090 रुपये तक पहुंच गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त वृद्धि हुई है इनके नेट प्रॉफिट में, और लगातार हर साल आप देखें तो तेज़ी से प्रॉफिट बढ़ रहा है, और ये इशारा है कि कंपनी आने वाले समय में कमाल कर सकती है। कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 में ये 2,09,14 रुपीज़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ते हुए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंदर 4,29,851 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यानी लगातार आप देखें तो वृद्धि हो रही है, जो काफ़ी अच्छी बात है, बिजनेस बढ़ रहा है। अगर हम यहाँ पे इसके बिजनेस की बात करें तो IRFC ने करीब 13,349 लोकोमोटिव्स को यहाँ पे फंडिंग की है। इसके अलावा 73,979 पैसेंजर कोचेस के लिए फंडिंग की है। इसके अलावा 2,59,661 फ्रेट वैगन्स के लिए फंडिंग की है। यानी लगातार देखें तो इनका बिजनेस बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। और कंपनी की जो सबसे बड़ी खासियत है कि मात्र 37 एम्प्लॉयज इस कंपनी को रन कर रहे हैं, और इनकी कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है। होटल अशोका से ही पूरा बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, और इसीलिए इनके खर्च में बहुत ज़्यादा कमी है। इसके अलावा इनको सरकार को कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, पूरी तरह से टैक्स फ्री है इनका बिजनेस। और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे जो भी ये फंड प्रोवाइड करते हैं रेलवे को, उसकी गारंटी भी सरकार लेती है, और इसीलिए 0 NPA कंपनी का। कंपनी की रेटिंग की बात करें तो इकरा, इसके अलावा क्रिसिल और केयर की तरफ से AAA की रेटिंग मिली हुई है IRFC को, जो बहुत ही शानदार बात है। इसके अलावा देखें तो मूडीज़ ने इसको Baa3 की रेटिंग दी हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, इसके अलावा फिच रेटिंग की तरफ से BBB- की रेटिंग मिली हुई है। तो इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है, जो इशारा कर रहे हैं कि इसमें दाव लगाया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी लगातार बहुत अच्छा डिविडेंड दे रही है जब से IPO आया है। आप देख सकते हो कि 4 बार कंपनी ऑलरेडी डिविडेंड दे चुकी है, और 3.25 रुपये का डिविडेंड मिल चुका है। और इस बार जल्दी ही डिविडेंड का ऐलान हो सकता है, क्योंकि इससे पहले RVNL में कंपनी ने अपने डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। तो IRFC की तरफ से भी बिल्कुल डिविडेंड का ऐलान हो सकता है। और जितनी भी PSU कंपनियां वो काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे करती है, और डिविडेंड के माध्यम से ही लोग यहाँ पे मालामाल हो रहे हैं। तो IRFC एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट जरूर कर लेना चाहिए। यह आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। यह 3 डिजिट में जाने की काबिलियत रखता है बहुत जल्द। अगर पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी अच्छी है। सेल्स 10 ईयर के हिसाब से 16% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 18% पॉजिटिव है, और 3 ईयर के हिसाब से सेल्स 22% पॉजिटिव है, और इस TTM 25% पॉजिटिव है। यानी पिछले 10 साल से लगातार सेल्स बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 29% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 46% पॉजिटिव है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा, 39% पॉजिटिव, और इस TTM 7% पॉजिटिव है। तो प्रॉफिट जरूर कम हुआ है, लेकिन बिजनेस बढ़ रहा है, तो ये प्रॉफिट के आंकड़ा भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक की CAGR देखें तो पिछले 1 साल में IPO आने के बाद 20% का सीधा अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है। ROE में काफ़ी अच्छा सुधार है। 10 ईयर के हिसाब से 12% पॉजिटिव था, 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 14% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से भी 14%, लेकिन लास्ट ईयर के हिसाब से 16% पॉजिटिव है। तो ROE में भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। ये सारी जो बातें हैं ये इशारा करिए कि ये एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। इस समय आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यह आपके लिए जैकपॉट साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत ही शानदार शेप इसका बिजनेस है, और कंपनी का इस समय IPO प्राइस के आसपास ये मिल रहा है, तो दाव जरूर लगाना चाहिए। वैसे बाजार की संभावना इस समय काफ़ी निगेटिव बनी हुई है, तो एक साथ इन्वेस्टमेंट न करें। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट करना है उसका 30 या 40% ही करें। अगर बाजार में गिरावट होती है तो निचले लेवल से आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी इसने 27 के सपोर्ट को तोड़ा है, तो थोड़ी गिरावट और भी हो सकती है। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।